प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दुनिया में अगर कोई विचार है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है। जो किसी मंदिर बनाने की बात करते हैं, किसी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, अपने आप को रोज धार्मिक घोषित करते हैं, लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं तो वो खुद ये कहते हैं कि एक मैं ऐसे देश से आया हूं जो बुद्ध का देश है, मजदूरों की औलाद है। अगर हम मजदूरों की औलाद है, गांव में मजदूरी करते करते इस देश के दलितों ने, उन लोगों ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती, और जो चलाएगा एक्सीडेंट होगा। बाबा साहब ने आपको धर्म दिया, सामाजिक मंचों पे आप बुद्ध हैं, और जब आपको शादी करनी हो कहीं ना कहीं आप भी वही चक्कर लगा रहे हैं। सवाल किससे पूछ रहे? ब्राह्मण से। ब्राह्मण आया था आपके पास ये बात बताने कि भाई सामाजिक मंचों पे आप भगवान बुद्ध बन जाना, और जब शादी करनी हो या दहेज का लालच भी हो सकता है, कभी कभार आप भी मंथन करो। अगर दलित ओप्रेस क्लास है तो उसकी जो महिलाएं हैं वो डबल ओप्रेस है। जब तक दलित अपने अधिकार मांगे, अपने समाज की महिलाओं को आगे नहीं लाएगा, कभी वो प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं सकता। बाबा साहब ने अंतिम शब्दों में क्या कहा? ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश सामाजिक रूप से आज भी गुलाम है। और अगर ये देश सामाजिक रूप से गुलाम है तो मैं अपने तमाम अनुयायियों से ये उम्मीद करूंगा कि इस देश में तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस देश के दलितों को लड़नी ही पड़ेगी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय भंते जी, तमाम गायक मंडली, तमाम सोशल मीडिया के चलाने वाले, तमाम बहुजन पत्रकार, इस कार्यक्रम में आए तमाम लोग। हालांकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और रिलेटिविटी का सिद्धांत बड़ा अच्छे से जानता हूं। मुझसे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत जो हमारी बहन ने गाया, और मुझसे पहले एक हमारे बहुत जोशीले साथी ने जिस रूप में वो विचार रखे, मैं समझता हूं कि कार्यक्रम में मेरे लिए कोई ऐसा खास रहा नहीं है। बड़ी ऊर्जा थी आपके उसमें बोलने में। देखिए सर, मैं एक टीचर हूं और छोटी मोटी बातों को जानने की अभी कोशिश कर रहा हूं कि सोसाइटी में सोसाइटी का क्या रुख होगा। मुझे ऐसा लगता था अभी तक कि दलित एक सवाल के रूप में पैदा होता है सोसाइटी में। भारतीय परिवेश में दलित एक सवाल के रूप में पैदा होता है, और वो जब धीमे 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 धीमे, चाहे वो स्कूल में जाता है वहां भी उसको एक सवाल दिखाई देता है, वो संस्थानों में जाता है वहां भी एक सवाल देता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम बना कि जो सामाजिक मंच है वहां भी एक सवाल है, जो राजनीतिक मंच है वहां भी एक सवाल है। तो तमाम उसके इतने सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं तो आदमी खुद पर खुद एक सवाल बन जाता है। टोटल सामाजिक मूवमेंट में, चाहे उसका पॉलिटिकल मूवमेंट हो, चाहे उसका सामाजिक मूवमेंट हो, चाहे उसका राजनीतिक मूवमेंट हो, उसका सामना अक्सर सवालों से होता है, जवाबों से सामना बहुत कम है। मेरा मानना यह है कि दलित को सवाल से हट करके जब तक वो जवाब नहीं बनेगा तब तक वो अपने एजेंडे के ऊपर कायम नहीं रह सकता। मुझे दो चीजें समझ में आई। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा विचार, जो सबसे प्रोग्रेसिव विचार है, वो बाबा साहब का विचार। ये पूरी दुनिया मानती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के लोग नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दुनिया में अगर कोई विचार है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दुनिया का सबसे मानवतावादी अगर कोई धर्म है, ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बाबा साहब को मानता हूं तो इसलिए भगवान बुद्ध को मानता हूं, पूरी दुनिया ये कह रही है
भारत के वो लोग जो किसी मंदिर बनाने की बात करते हैं, किसी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, अपने आप को रोज धार्मिक घोषित करते हैं, लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं तो वो खुद ये कहते हैं कि एक मैं ऐसे देश से आया हूं जो बुद्ध का देश है, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया। भारत में आप क्या दे रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या दे रहे हैं, ये उनको भी मालूम है कि बुद्ध क्या है, भगवान बुद्ध क्या है। सबसे अच्छा विचार हमारे पास, सबसे बढ़िया धार्मिक व्यवस्था हमारे पास, सबसे ज्यादा अगर किसी सोसाइटी में धोखा नहीं है, दलितों में धोखा नहीं है। दलित बहुत मानवतावादी है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है। रात दिन पिटने वाले लोग, अगर हमारे समाज का व्यक्ति कोई गलती भी कर रहा है, मजदूरी करके आ रहा है, गलती कर रहा है, घर में कुछ और गड़बड़ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी पत्नी कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित होने के बावजूद भी उसको रात में या बच्चों के थ्रू कहीं ना कहीं भोजन देती है कि मर ना जाए, इसको मरने नहीं देना है। तो ऐसे सारे विचारों के बावजूद भी आखिर वो क्या कारण है, आखिर वो क्या हालात हैं कि हम जिस गति से हमको बढ़ना चाहिए था वो गति हमारी तय नहीं हो पाई। ये मंथन हमको करना ही पड़ेगा, ये समय है और ये समय ही है। सवाल बन के दलित को नहीं घूमना है, उसको जवाब ही बनना पड़ेगा। और जवाब कहीं ना कहीं हमको ऐसे सामाजिक मंचों पे ही ढूंढना पड़ेगा। एक जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी पहचान पर सवाल खड़ा किया। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारी रगों में इस देश की मिट्टी है, इस देश की प्रकृति है, इस देश की नेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस सारी व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर हमको अलग थलग किया गया होगा तो कहीं ना कहीं हमको ये मंथन करना पड़ेगा। उसका कारण है, जिसने अटैक किया उसका कारण है, उसको मालूम है कि दलितों से जुड़ी हुई जो पहचान होगी उसको थोड़ा कहीं ना कहीं डाइल्यूट करो, उसको घटाओ। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, जो भी सोसाइटी होगी, जो लोग खान पान को लेकर के अगर खान पान में पवित्रता ढूंढते हो, ऐसा समाज कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। मैं ये खाता हूं या मैं ये नहीं खाता हूं, अगर कोई वहां भी पवित्रता ढूंढेगा, ऐसा सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अपनी कल्चर को पहचानो। भारत के दलित मूवमेंट का ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि भारत का जो दलित मूवमेंट है वो राजनीतिक भी रहा, वो सामाजिक भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में जो उसका सांस्कृतिक आंदोलन है वो आगे नहीं बढ़ पाया। बाबा साहब ने आपको बहुत कुछ दिया। बाबा साहब ने, देखिए सुनिए, कितने बड़े नेता हैं हम और कितने बड़े सामाजिक हैं हम कि अभी तक बाबा साहब जी के द्वारा तय किए गए मुद्दे, अभी बाबा साहब जी द्वारा दिए गए अधिकार में एक लाइन भी हम जोड़ नहीं पाए। दलितों का दलित मूवमेंट, दलितों का राजनीतिक मूवमेंट अभी उस एजेंडे में एक लाइन नहीं जोड़ पाया, एक लाइन भी तय नहीं कर पाए। आरक्षण बाबा साहब ने आपको दिया, बाबा साहब के सामने प्राइवेट सिस्टम नहीं था, प्राइवेट सिस्टम यहां आया। क्या इस देश के दलितों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के जो भी लीडर्स हैं, क्या उन्होंने इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बनाने के लिए कोई माहौल बनाया? एक दो लोगों ने कहा। माहौल बनाने का मतलब यह नहीं है कि मैं लोकसभा में एक बार सवाल खड़ा कर दूंगा। माहौल बनाने का मतलब होता है कि सड़क से आंदोलन तय हुआ। इस देश में कितने आंदोलन हुए जो सड़क से तय हुए, जिन्होंने ये कहा कि मैं कहीं ना कहीं इस देश में प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन चाहते हैं। यह है सवाल। और देखिए कल्चर कितनी बड़ी होती है। अभी एक गीत आया, अभी जो बहन जी ने जो गीत गाया, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप पसंद करते हैं, जो आप गीत गाएंगे, जो आप संगीत गाएंगे, जो आपकी रगों में होगा, जो आपकी कल्चर को मैच करता होगा, जहां आपकी कल्चर दिखाई देगी, वही चीजें आपको पसंद आएंगी। एक ही गीत ने कहीं ना कहीं भाषा चेंज करी और पूरे माहौल को कहीं ना कहीं एक रंग में बनाया। मेरा मानना यह है
कि दलितों को, देखिए दो चीजें आप ध्यान रखें, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सामाजिक मंच है, यहां झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि कई पॉलिटिकल मंच पे कोई बातें इधर से इधर कर देता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश का दलितों का राजनीतिक मूवमेंट इसलिए फेल हुआ, उसका कारण है नेता ने चेक नहीं किया। नेता आता है, दलित समाज के बीच में कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। वो फ्रस्ट्रेट है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। ये बात ध्यान से सुनो। अगर देखिए, हम सब तमाम वो लोग हैं जो मजदूरों की औलाद है। अगर हम मजदूरों की औलाद है, गांव में मजदूरी करते करते इस देश के दलितों ने, उन लोगों ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या कुछ भी बनेगा, मुझे इसको एजुकेशन देनी है। और उस सोच का प्रभाव यह हुआ कि आज इस देश में दलित कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा। कहीं नेता की नाकामी आपके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि वो मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सुनिए, सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती, और जो चलाएगा एक्सीडेंट होगा, 100% एक्सीडेंट होगा। और ये बात सीखो, ये बात बीजेपी से सीखो भाई। नेता है, उनको मालूम है कि सत्ता में अपने आंदोलन को किस तरीके से मजबूत बनाना है। आप अपने कल्चर को भूल गए, आप अपने सामाजिक आंदोलन को भूल गए। ये सब क्या पटाखे बहुत हैं अभी। देखिए, मेरा कहना यह है कि हम आत्ममंथन करें। एक छोटी सी बात मैं कह करके, पिछले 2-3 साल से मैं अक्सर कुछ चीजों को, अक्सर जैसे मुझे जो भी बात करने का मौका मिलता है टीवी चैनल पे, मैंने 1000 बार अक्सर जानबूझ करके, उसको मालूम है कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे वो बोलना ही है, ये मेरा सिलेबस तय रहता है। मैं अक्सर टीवी चैनल की डिबेट में 1000 बार मैंने ये बात बोला कि इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों के लीडर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ही धार्मिक व्यवस्था की लड़ाई को खत्म कर सकती है। इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को दलित मूवमेंट आगे करेगा तो जो धार्मिक मूवमेंट है वो खुद पे खुद पीछे चला जाएगा। और उसका प्रभाव शायद दलित लीडर्स पर ना हुआ हो, लेकिन एक पार्टी है, हालांकि वो भी एक पार्टी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी या जितने कुछ, हो सकता है कि धोखा हो, वोट पाने का एक तरीका हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ठीक दिखाई देगा। मैं अंतिम बात के साथ ये कहूंगा कि आज हम मंथन करेंगे। सिर्फ बाबा साहब की जीवनी और बाबा साहब के काम, यहां तक दलित मूवमेंट नहीं हो सकता। आपका क्या योगदान है ये तय करना पड़ेगा। आप उस मूवमेंट में किस तरीके से मदद कर सकते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपको धर्म दिया, सामाजिक मंचों पे आप बुद्ध हैं, और जब आपको शादी करनी हो कहीं ना कहीं आप भी वही चक्कर लगा रहे हैं। सवाल किससे पूछ रहे? ब्राह्मण से। ब्राह्मण आया था आपके पास ये बात बताने कि भाई सामाजिक मंचों पे आप भगवान बुद्ध बन जाना, और जब शादी करनी हो या दहेज का लालच भी हो सकता है, कभी कभार आप भी मंथन करो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं मंथन कर सकते? और ये कैसे नहीं तय हो सकता भाई? इस समाज में डबल ओप्रेस भी है। अगर दलित ओप्रेस क्लास है तो उसकी जो महिलाएं हैं वो डबल ओप्रेस है। जब तक दलित अपने अधिकार मांगे, अपने समाज की महिलाओं को आगे नहीं लाएगा, कभी वो प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। उसका एजेंडा हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए उसको अपने समाज की महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। यह तय है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, देखिए हम कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। पूरी दुनिया के किसी भी आप कोने में पहुंचिए और किसी भी धर्म के ऊपर आप विचार कीजिए, आप देखेंगे वो धर्म या वो देश प्रोग्रेसिव पाएगा जिसकी महिलाएं प्रोग्रेसिव हों। जैसे मैं यहां किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं और किसी की बड़ाई भी नहीं कर रहा हूं। पंजाबी समाज, चूंकि वहां पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, उनकी महिलाएं पुरुष कहीं ना कहीं पासे आई, हालात ऐसे पैदा हुए, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसने अपनी महिलाओं के लिए राइट्स खोले। और आप देखेंगे कि आज पंजाबी समाज सबसे लगभग वो बहुत प्रोग्रेसिव है,
वो पूरी दुनिया में माइग्रेशन कर रहा है। एक छोटी सी बात और, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि इस देश, देखिए पूरी दुनिया की रेस ये बताती हैं, पूरी दुनिया की ये इतिहास है कि जिस भी कल्चर ने और जिन भी लोगों ने मैक्सिमम माइग्रेशन किया हो, मैक्सिमम माइग्रेशन, जो मैक्सिमम माइग्रेशन करेगा वो ही प्रोग्रेसिव होगा। इसलिए दलितों को यह भी आप बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि माइग्रेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। एक आदमी, आज ये कोंडली का इलाका है इंदू जी, यहां बुलंदशहर, अभी हम बात करते आ रहे थे, तो यहां मेरठ के लोग दिल्ली में इतने नहीं बसे जितने लोग बुलंदशहर के बसे, सहारनपुर के लोग इतने नहीं बसे जितने बुलंदशहर के लोग बचे, वहां से ज्यादा अलीगढ़ के लोग बसे। उसका कारण था वहां एजुकेशन आई। इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों का जो आंदोलन चला, जो शैक्षिक आंदोलन चला, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेसिव रहा कहीं ना कहीं बुलंदशहर रहा। और उसका एक कारण भी है, हर आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण होता है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे उत्तर प्रदेश में, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम जो दो जिले हैं, एक आपका बुलंदशहर है और एक आपका सहारनपुर है। ये मैं बार बार कहता था कि इस देश में दलित मूवमेंट या जो आगे बढ़ेगा, वहां लैंड है, बुलंदशहर में लैंड कम है, लेकिन गांव में शोषण का कारण ही लैंड है। हर आदमी 2 बीघे के खेत के ऊपर खड़ा होकर के, हालांकि उसकी कोई औकात नहीं होती, उस जमीन का कोई मायने नहीं है, उसकी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से देखता है, ताकत देखता है। इसलिए बुलंदशहर में हर आदमी के पास जमीन थी लगभग। सहारनपुर में लैंड ज्यादा है, वहां बड़ा काश्तकार है, वहां की प्रोग्रेस थोड़ी अलग तरह की है। तो मेरा कहना यह है सर, हम कभी कभार ये भी सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि बाबा साहब के अंतिम शब्द थे, बाबा साहब ने धार्मिक आंदोलन चलाया, लेकिन बाबा साहब ने अंतिम शब्दों में क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई सुनो, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश सामाजिक रूप से आज भी गुलाम है, और अगर ये देश सामाजिक रूप से गुलाम है तो मैं अपने तमाम अनुयायियों से ये उम्मीद करूंगा कि इस देश में तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस देश के दलितों को लड़नी ही पड़ेगी। तीसरी आजादी आर्थिक आंदोलन, तीसरी आजादी सामाजिक आंदोलन, तीसरी आजादी शैक्षिक आंदोलन, तीसरी आजादी सांस्कृतिक आंदोलन। ये जब तक आपको नहीं अपनाना पड़ेगा, मुझे क्या कपड़े अच्छे लगते हैं, जब तक मैं ये तय नहीं करूं, ये कैसे हो जाएगा भाई, ये तय नहीं हो सकता। द कलर्स ऑफ दलित, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था मैंने, द कलर्स ऑफ दलित, दलितों के रंग, दलितों के रंग क्या हो सकते हैं। मैं उसमें बताया था कि इसी गांव के परिवेश में, भारत के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए आप, कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक चले जाइए, कोई भी महिला अगर चटकीले भड़कीले कपड़े पहनती थी तो तमाम लोग उस पर जाति सूचक शब्द कहते थे कि ये क्या चमारो जैसे आपने रंग पहने हुए। दुनिया बदली, दलित मूवमेंट बदला, और आज वही रंग दुनिया की कोई भी किसी समाज की महिला अगर अपने आप को अच्छा दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है, तो वही दलितों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, वही लाल, वही चटकीले, वही भड़कीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। कल मजबूरी में दलित जो अनाज खाता था, जो मोटे अनाज थे, आज वो पूरी दुनिया उन्हीं अनाज को खाना चाहती है। अभी आप देखना, आएंगे लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे कि हमको बताओ कि भूख में कैसे जिंदा रहा जा सकता है, हमको बताओ कि तुम कैसे अभाव के बावजूद भी इतना पढ़ लेते हो, हमको बताओ कि तुम ऐसे असुरक्षित माहौल में भी कैसे रह सकते हो। गांधी जी गए थे ना, केजरीवाल जी भी गए थे, आपके मुख्यमंत्री जी, गरीबी का एक मॉडल देखने कलकत्ता के अंदर, गांधी जी ने भी वहां गरीबी का मॉडल देखा था। तो हमारे घर तैयार होंगे, आप इस कल्चर को मजबूत करो। और ये बात मैं अंत करके इसलिए कह रहा हूं कि देखो, अमेरिका का ब्लैक, भारत का दलित 1935 में आरक्षण के दायरे में आया। 1935 से पहले की कहानी सुनो।
1832 में अहमदनगर एक जिला है, बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में यह बात मेंशन की है कि 1832 का दलित अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके यह कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। 1832 का दलित जिसे हिंदी ना आती हो, अंग्रेजों को जो चिट्ठी लिख रहा होगा, वो कह रहा है, मांग कर रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। यह दलित मूवमेंट है, चेक करो उसको, यह दलित मूवमेंट 1832 में कह रहा कि अंग्रेजी चाहिए। आप उसको सोचो। 1907 में दलितों का एक ग्रुप जनगणना आयुक्त को एक चिट्ठी लिखता है। 1907 का दलित कि एक चिट्ठी लिखता है कि भाई हमारी जनसंख्या को आप हिंदुओं की जनसंख्या से अलग करो। और शौकत अली नाम के एक मुस्लिम थे, उनका जनगणना आयुक्त के साथ बड़ा आना जाना था। 1911 में इस देश के दलितों ने हिंदुओं से अलग होकर के अपनी जनगणना कराई और 20 तक आते आते उन्हीं जनगणना के आंकड़ों को लेकर के बाबा साहब ने अंग्रेजों के ऊपर यह दबाव तय कर दिया कि कहीं ना कहीं हमें आरक्षण चाहिए ही चाहिए। और वो कितना चालाक है, हिंदू कितना चालाक है। पंजाब में दलितों की सबसे बड़ी आबादी और स्पेशली वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की आबादी सबसे ज्यादा पंजाब में थी। उनको मालूम था कि अगर ये आंकड़े जारी हो गए तो पंजाब की कहानी चेंज हो जाएगी। उसने जानबूझ करके एक करेक्टर पैदा किया और बता दिया कि भाई ये इस धर्म का आदमी है। चलिए, ये एक मुद्दा है। मेरा कहना यह है कि 1935 में इस देश का दलित आरक्षण के दायरे में आया और मार्टिन लूथर किंग 70 के दशक में नहीं, 69 यानी कि अंतिम स्थिति में, 60 के अंतिम स्थिति में जाकर के इस देश के अमेरिका का ब्लैक आरक्षण या डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसके दायरे में आया। दोनों के आंदोलन की गति चेक करना, दोनों के आंदोलन की गति चेक करना। अगर वो डाइवर्सिटी में आया तो आप सुनिए वो क्यों आ गया। उसने कहा कि सुनो, मैं अपनी कल्चर से प्यार करता हूं। उसके सारे शोषण का कारण क्या था? रंग था। उसने कहा कि